नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आज हम लोग अपने नए सेशन को आज से स्टार्ट करेंगे। आवाज़ का हमारी सेशन जो है इंडियन पॉलिटी से शुरू होंगे और इस इंडियन पॉलिटी में हम लोग जो अपनी स्ट्रेटजी एक तैयार करेंगे, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी की तैयारी करना, आपको भी पता है कि बिना स्ट्रेटजी की जब हम तैयारी करते हैं तो हमारी जो एक लक्ष्य होता है या हमारा एक अंतिम जो सफलता का एक टारगेट होता है वो हमसे कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो एक हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। और वो स्ट्रेटजी रहेगी कि आज जो एग्ज़ाम का हमारा पैटर्न है इसमें आप करें क्या कि जो भी आपकी सिलेबस चल रही है, जो भी क्लासेस आपकी पढ़ाई चल रही है, इस पढ़ाई के साथ साथ हम क्वेश्चंस को भी देखते चलें, उसे एनालिसिस करते चलें, है ना। तो अब हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी की ओर आते हैं और ऑलरेडी आप लोगों ने इससे पहले भी बहुत बार एग्ज़ाम दिए हो तो पढ़े भी होंगे। तो इंडियन पॉलिटी के सिलेबस के साथ साथ कुछ हम लोग क्वेश्चंस को भी देखते चलेंगे कि आखिर एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन किस आधार पर पूछी जाती है, क्योंकि वो पैटर्न जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बहुत मज़ा आने वाली है नहीं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि कुछ हमारा थ्योरेटिकल यानी कह सकते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल्स यानी सैद्धांतिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ हमारा प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। और अभी जो हमारा क्वेश्चन का ट्रेंड हो गया, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो अभी हमारा एग्ज़ाम का जो ट्रेंड हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, तो एग्ज़ाम का जो ट्रेंड्स हैं ये ट्रेंड कुछ इस प्रकार हैं। जिस चीज़ की भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ये आप देखे होंगे। सबसे पहला तो बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि केवल जो हमारा PYQs जो होता है यानी प्रीवियस क्वेश्चन बैंक जो होते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को हम लोग यदि देख लेते हैं तो इससे भी हम बहुत हद तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें आपका खास तौर पर जितने भी पूछे गए प्रश्न होते हैं, है ना, पूछे गए जो प्रश्न आपके होते हैं आप इस पर बात करते हैं। अर्थात एक तरह से कह सकते हैं कि यह हमारा ज़्यादातर इसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर हमारा ट्रेडिशनल जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज़्यादातर ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हू बहू आपसे पूछे जाते हैं, रिपीट ऑफ क्वेश्चन हमारी बार बार होती रहती है, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं तो दूसरा हमारा जो होता है वो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमारा भारतीय जो संविधान है, ठीक है, तो ये हमारे भारतीय संविधान से डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि इसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव की बात है नहीं। यदि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से आप पढ़े हो तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से प्यार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। और अभी का जो नया ट्रेंड आ चुका है वो हमारा होता है अप्लाइड क्वेश्चन, ठीक है। अप्लाइड क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ, अप्लाइड का मतलब हुआ कि जो भी हमारे देश में या विश्व में हम कह सकते हैं राजनीति जो शास्त्र होती है वो राजनीति शास्त्र से संबंधित अनेक प्रकार के, चाहे आप कह सकते हैं बाबुलों की संशोधन हो रहा हो, है ना, चाहे हम नवीन जितने भी राष्ट्र होते हैं हम कह सकते हैं नवीन संविधान की चर्चा हो रही हो, मांग होते आ रही है, ठीक है। तो ये सारे जो नए संशोधन के साथ साथ नए नए जैसे बिल ये सब आते हैं, इस सब रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं तो ये हमारा अप्लाइड क्वेश्चन होता है। तो अभी का एग्जाम का जो हमारा न्यू ट्रेंड है वह न्यू ट्रेंड में आपको ये तीनों को आपको ऐड करके चलना होगा। जब आप तीनों को ऐड करके, तीनों को आप प्लस करके पढ़ेंगे तो आप गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कहेंगे कि सर नहीं बना। इज इट क्लियर। अब इसके ये तो आपका PYQs कहीं से मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वो कहीं भी आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर लोगे। बाजार में बहुत सारी किताबें हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कहीं भी हम पढ़ाएंगे ही। अब होता है अप्लाइड का। तो अप्लाइड का क्या होता है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे इस टॉपिक के साथ साथ करंट में हमारा जो सदन है, जैसे भी आपने देखा होगा कि शांति बिल आज पारित हो गया। कल पिछले दिन हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी शांति बिल को उन्होंने मंजूरी दे दी है। तब होता है कि जो हमारा शांति बिल है, शांति बिल किससे संबंधित है, ये हमारा एक अप्लाइड क्वेश्चन हुआ कि शांति बिल जो है हमारा शांति बिल किससे संबंधित है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात देखिएगा, तो भारत में क्या होगा कि निजी क्षेत्र जो होंगे वो अब परमाणु जो हमारा क्षेत्र होता है वो परमाणु क्षेत्र में भी उनको अब अनुमति दे दी गई है। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारत में जो परमाणु विभाग है यानी एटॉमिक कह सकते हो आप एरिया, तो इसमें केवल हमारा 100% जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कह सकते हैं ये सेंट्रलाइज किया गया था। लेकिन विश्व अब बहुत तेजी से ग्लोब होते जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और हर राज्य और हर राष्ट्र जो होती है अपने यहाँ नए टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन, नए विचार, नए साइंस टेक्नोलॉजी को लाना चाहता है, नया फंड को लाना चाहता है। तो ऐसे परिस्थिति में यदि मान लिया जाए कि हमारा देश सक्षम नहीं है, उतने खर्च करने में सक्षम नहीं है, नए टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, नया इनोवेशन, नए नवोन्मेष नहीं है,
तो ऐसे परिस्थिति में हमें करना क्या होगा, विश्व के अन्य राष्ट्रों से जिनके पास इस तरह के फैसिलिटी हैं, जिनके पास स्किल्ड हैं, उनसे हम डायरेक्ट ट्रांसफर करा लेंगे। इज इट क्लियर? तो इससे क्या होगा कि भारत में पहले तो कि विदेशी मुद्रा आएंगे, दूसरे यदि देखा जाए तो देश जो होगा आंतरिक और बाह्य दृष्टि से जो हमारा कहेंगे कि सुरक्षा की हम बात करें, सैन्य गतिविधियों की बात करें, परमाणु क्षेत्रों की बात, चूंकि अभी भारत दुनिया में परमाणु के क्षेत्रों में चौथा स्थान पर आता है, सोचने वाली बात है। आज जैसे पाकिस्तान भारत को कहता है, या अभी बांग्लादेश के साथ आप देख रहे हैं कि भारत की जिस तरह से टसल चल रही है, ये बांग्लादेश ऐसा राष्ट्र जो भारत 3 तरफ से उसको कवर करके रखा है, सोचो। तो देखो अब इसको हम ऐड करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम अभी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बांग्लादेश जो है, अब ये बांग्लादेश के जो मेजर है कहता है कि हम चिकन नेक जो है, सुना होगा आपने चिकन नेक, तो इन्होंने कहा कि चिकन जो नेक है, चिकन नेक से अलग कर दिया जाए तो भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, वह भारत से अलग हो जाएंगे। अब प्रश्न होता है कि जो बांग्लादेश भारत के, कहेंगे कि जो बांग्लादेश भारत के अंदर में ही, ठीक है, अंदर में ही 90 पर, यानी 3 तरफ से बांग्लादेश जो है वो कवर है, और लगभग बांग्लादेश का कुल एरिया का 90% जो है वो भारत इसको 3 तरफ से कवर किया हुआ है। और यह देश कहता है कि भारत को चिकन नेक से हम अलग करवा देंगे चीन के साथ मिल करके। बड़ा सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि बांग्लादेश की बात करें तो यहां आपने पढ़ा होगा कि हमारा 100वां संविधान संशोधन हुआ था। अरे 100वां संविधान संशोधन जो हुआ, और इसके माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा का विवाद थी, इस सीमा का दोनों का विवाद हमारा खत्म हुआ। तो ये जो होते हैं इसको हम कहते हैं अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है, जैसे भी हमने बताया कि हमारे देश में शांति बिल अभी पारित हुआ है, ठीक है। तो ये शांति जो बिल यानी विधेयक जो था, अब इस पे राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति अपना अनुमोदन दे दिए, अंतिम विचार दे दिए। तो अब ये हमारा शांति बिल हमारा पारित हो गया। अब इसमें भारत में परमाणु के क्षेत्र में निजी क्षेत्र जो होंगे वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे ठीक 2 दिन पहले आपने देखा होगा 12 दिसंबर 2025 को कि भारत में, है ना, भारत में एक और नया बिल आया था संसद में, और उस बिल का नाम था VBG राम जी। सुना है ना, VBG राम जी। इस पे भी विवाद चल रहे हैं। तो आखिर ये सारे हमारा है क्या? तो जितने भी हमारे यहाँ कानून का निर्माण होता है, हमारे यहाँ विधायिका जो होती है, तो विधायिका के पास जितने भी हमारा विधेयक आते हैं और जब दोनों सदनों से पारित हो जाते हैं, राष्ट्रपति का अंतिम अनुमोदन मिल जाता है, तब वो जा करके हमारे यहाँ कानून बन जाता है, ठीक है। तो आखिर ये सारे जो है VBG राम जी यानी विकसित भारत का हम गारंटी जो हमारा रूरल एंड कह सकते हैं कि हमारा रिजोनवेशंस और मिशन की जो हम बात कर रहे हैं, जो पहले मनरेगा में हमारा था, तो मनरेगा में लोगों को 100 दिनों की रोजगार दी जाती थी। अब इसके माध्यम से 125 दिनों का। तो आखिर ये है क्या? इसको यदि आप अच्छे से समझ गए, आप इसको जान गए, तो यही आपका अप्लाइड होता है। तो हम कहेंगे कि अभी हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है वह हमारा 3 मोडों को अकेले लेकर चलता है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बच्चों के लिए भी अप्लाइड मोड हो गया है। क्योंकि अप्लाइड का मतलब होता है कि जब आप करंट अफेयर से अपडेट हैं तब आपसे बहुत आराम से क्वेश्चन बनेगा, और यदि आप इससे अप्लाइड नहीं हैं, आप कंफर्म नहीं हैं, तो आपसे क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो यहाँ जो आपको GRC में बताई जाएगी, जैन रोजगार क्लासेज में बताई जाएगी, ये आपको तीनों स्ट्रेटजी हम एक साथ क्लियर करेंगे कि हमारा PYQs में क्या पूछे हैं, उससे और क्या क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, और उसके बाद करेंट उसका क्या सिनेरियो हो सकता है, ये सारे चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए अब हम अपने सिलेबस की ओर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो देखो हमारा जो पॉलिटी होती है, ठीक है, तो इस पॉलिटी में हम करते हैं क्या? पॉलिटी का मतलब होता ही है इसका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जहाँ पर हम सरकार का निर्माण करते हैं। तो जहाँ पर या जिस पद्धति से हमारी सरकार का निर्माण होता है, इसे हम लोग पॉलिटी कहते हैं। अब पॉलिटी का मतलब शुद्ध हिंदी देखिएगा तो इसका हिंदी होता है राज्य व्यवस्था। क्या होता है? राज्य प्लस व्यवस्था, ध्यान देना है। तो राज्य का मतलब हमारा होता है सरकार, ठीक है। राज्य मतलब क्या होगा? राज्य का मतलब होता है सरकार, और व्यवस्था का मतलब होता है कि जो शासन प्रशासन जो हमारी होती है, ये प्रशासनिक दृष्टि से जब सरकार चलाती है तो यह हमारा कहलाता है राज्य व्यवस्था।
यानी पूरी की पूरी हम अब 3-4 फॉर्मेशन को यहाँ समझेंगे। सबसे पहले यहाँ हमने कहा क्या, राज्य। अब देखो यहाँ सोचने वाली बात है। अब यहाँ जैसे आपसे पूछा जाता है कि जैसे मान लो हमने कहा कि बिहार, तो आपसे कोई पूछा कि बिहार क्या है, बिहार एक राज्य है या प्रांत है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में फंसोगे। कोई पूछा कि बिहार, सबसे पहले आप बताइए कि बिहार एक राज्य है या बिहार एक प्रांत है। इस तरह से भारत में टोटल 28 राज्य आप सुनते हो। तब आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि इसमें से अब राज्य किसको कहोगे, प्रांत किसको कहोगे। तो देखो इसके लिए क्राइटेरिया एक सेट किया गया था और वह था 1933 में एक मोंटीवीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, वो एक मोंटीवीडियो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये जो मोंटीवीडियो कॉन्फ्रेंस था, इसके माध्यम से राज्य कौन है, प्रांत कौन है, इसको पहली बार डिफाइन 1933 में की गई थी। तो इसमें देखा जाए तो 4 उन्होंने पैरामीटर को रखा था। तो सबसे पहला इन्होंने कहा अपना जनसंख्या। ठीक है, यानी उसी को राज्य कहा जाएगा जिसका अपना एक जनसंख्या हो। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि आपका अपनी सरकार होनी चाहिए। अपनी यदि आपके पास सरकार है, ऑन गवर्नमेंट है, तब हम मानेंगे कि आप राज्य है। तीसरा इन्होंने कहा कि अपनी भौगोलिक क्षेत्रफल, अपनी भौगोलिक क्षेत्रफल यानी क्षेत्र। और चौथा इन्होंने कहा कि संप्रभुता। क्या कहा, संप्रभुता। यानी ये 4 चीज आपके पास है तो हम मानेंगे कि वो राज्य है, और यदि 4 चीज में से कोई भी एक चीज नहीं है तो उसको हम मानेंगे कि वो प्रांत है। अब देखते हैं, तो हमारी जनसंख्या यानी इसको आप डेमोग्राफी कह सकते हो। तो हमारे देश में डेमोग्राफी जानने के लिए आपके पास विचार क्या होगा, तो जो डेमोग्राफी है, जनसंख्या जो है, सबसे पहले इसको जानना है कि ये हमारा है कहाँ, तो ये संघ सूची का विषय है। किसका है, यह हमारा एक संघ सूची का विषय है। और संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो केंद्र सरकार का है। क्लियर हो गया। यानी इससे प्रूफ होता है कि यह हमारा जनगणना की बात करें यदि, तो जनसंख्या जनगणना, इसको आप जनगणना भी कह सकते हो, तो ये हमें करने का केवल अधिकार हमारा जो है वो केंद्र सरकार का है। अब कहेंगे कि सर तो जातिगत जनगणना तो बिहार में हुआ था। सही बात है जी। तो जातिगत जनगणना जो है केवल राज्य का होता है, और राज्य की सरकार को डीपीएसपी जो होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके माध्यम से उनको ये अधिकार दी गई है कि यदि राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का सामाजिक आर्थिक विषमता होती है, सामाजिक आर्थिक यदि उत्पीड़न के मामला ऐसे आते हैं, तो यह राज्य सरकार को अधिकार दी गई है कि राज्य सरकार समाज में सभी के एक रूपता की भावना स्थापित करेगा। यदि कोई बहुत ज़्यादा दबे कुचले मान लिया जाए कि कम्युनिटी है, कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ कम्युनिटी है, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश किया जाएगा। तो ये जातिगत जो जनगणना होता है, यानी आपने SECC सुना होगा, तो इसके माध्यम से SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसन, तो इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे भारत में रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, तो आखिर कौन सी ऐसी जनसंख्या है, कौन सी ऐसी जाति, कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो भी आज भी उनको ये अधिकार नहीं मिल पा रहा है, और उनकी कितनी जनसंख्या है जिन्हें मिलना चाहिए। तो इसके माध्यम से आप कह सकते हैं, तो ये केवल डीपीएसपी में राज्यों को दी गई है कि वो जो हमारी समाज है, समाज में एक रूपता की भावना को स्थापित करे, बैलेंस को तैयार करे। तो इसको लेकर के सेक का निर्माण की गई। लेकिन हमारे यहाँ जनगणना की यदि बात होती है, तो जनगणना पूरा राष्ट्रीय स्तर पर करने का जो अधिकार है वह हमारे केंद्र सरकार के पास है। ओके, तो इसलिए पहला जो है ये आपका राज्य की परिभाषा। दूसरा अपनी सरकार। मैं मानता हूँ जैसे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, अब ये सारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राज्यों में क्या होता है कि मुख्यमंत्री उस राज्य का है, ठीक है, लेकिन समस्या यहाँ होती है कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि जो होता है वह राज्य में होता है, जिसको आप राज्यपाल कहते हैं। और राज्यपाल जो होता है राज्यों का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। रियल जो कार्यपालक होता है वह राज्य का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन जब राज्यपाल को ये महसूस होता है कि राज्य में कानून जो गतिविधियां हैं वह संवैधानिक नहीं चल रहे हैं, पूरी की पूरी कानून व्यवस्था टूट चुकी है, हमारा संविधान चरमरा चुकी है, संविधान के अनुरूप कुछ नहीं चल रहे हैं,
संविधान को धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, एनार्की जैसी स्थिति पैदा हो गई है, तो ऐसे परिस्थिति में राज्यपाल जो होते हैं वह राष्ट्रपति को अनुमोदित करते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा संविधान जो है वो खतरे में आ गई है। तो अब मायने सी बात है, ऐसा होगा तो अनुच्छेद 356 लगेंगे, और लगेंगे तो जो राज्य की सरकार है वो निष्क्रिय हो जाएगी, और केंद्र सरकार जो होगी पूरी की पूरी अपनी ताकत वहाँ पर रख देगी, और वो राज्य जो होगा वो राज्य का अब जो चलाया जाएगा मतलब का अंदर कंट्रोल, तो ये जो होंगे राष्ट्रपति के अधीन हो जाएंगे, लेकिन चलाएगा कौन? अब राज्यपाल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दूसरा जो फॉर्मेशन है अपनी सरकार, ये भी आपकी नहीं है, इसलिए हम बिहार को नहीं कहेंगे कि वो राज्य है। अपने भौगोलिक क्षेत्र, हमारा किसी भी राज्य का जो सीमा होता है वो देश के सीमा, राज्यों के सीमा का निर्धारण करने का जो अधिकार है वो हमारा संसद का है। कोई भी राज्य की सरकार और राज्य की जो विधायिका होती है वो विधायिका के पास अधिकार नहीं है कि वह किसी भी राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर दे, वह किसी भी राज्यों के नाम में परिवर्तन कर दे, केवल वो अनुशंसा कर सकता है। जैसे पश्चिम बंगाल के मामला देखो, पश्चिम बंगाल के जो दीदी रही, इन्होंने कोरोना के टाइम में पश्चिम बंग नाम भेजा, अभी तक ये अंडर कंसिडरेशन रहा। पिछले साल आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि नहीं पश्चिम बंगाल नहीं, अब इसको बांग्ला भाषियों के लिए बांग्ला कर दो, तो इस पर भी विवाद हुआ। तो एक आप केवल अपना विधानसभा से एक मेजोरिटी से, एक बहुमत से आप बिल पारित करके केवल भेज सकते हैं, अंतिम फैसला जो होगा संसद लेगा, यानी ये भी हमारा केंद्र सरकार का अधीन चला गया। अगला हमारा है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता देश के हर नागरिकों को अभी 6 स्वतंत्रता मिली है, लेकिन अब प्रश्न होता है कि जैसे मान लिया बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें, तो ये बिहार के मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार जी चीन के या जापान के साथ डायरेक्ट व्यापार कर सकते हैं? क्वेश्चन बनेगा, क्या नीतीश कुमार चीन और अमेरिका ऐसे राष्ट्रों से व्यापार कर सकते हैं? नहीं, बल्कि इसके लिए इन्हें ये व्यापार नहीं कर, बल्कि केंद्र सरकार से इनकी अनुमति लेनी होगी, और केंद्र सरकार यानी भारत ये करेगी। क्लियर और नॉट? यानी इस आधार पर देखा जाए तो जो 4 हमने पैराग्राफ दिया ऑन द बेस 1933 का, हम मोंटीवीडियो कॉन्फ्रेंस की यदि बात करें तो मोंटीवीडियो कॉन्फ्रेंस कहता है कि यदि चारों राज्य यानी जो छोटे हमारे अंग हैं उनके पास है तब तो मानेंगे कि ये राज्य हैं, नहीं तो इस आधार पर यदि हम जैसे बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, बंगाल की बात करें, भारत के राज्य, ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे हैं कौन? प्रांत हैं। ये सब राज्य नहीं है। राज्य कौन है? हमारा भारत एक राज्य है। पॉलिटिकल साइंस के आधार पर हमारा भारत राज्य है, ना कि बिहार राज्य है, क्योंकि ये सारे के सारे अधिकार जो है वो भारत के पास है, ना कि ये सभी के पास है। आई थिंक क्लियर और नॉट? तो ये हमारा एक पॉलिटी, जब हम देखते हैं तो पॉलिटी का अपना एक कॉन्सेप्ट आती है। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा कि आखिर ये क्या कह रहा है। तो ये बहुत बारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह से हम जब तक उसको एक जो होता है उसका एनालिसिस करना, उसके एकदम तह तक नहीं चल जाएंगे, तब तक हमारा क्वेश्चन आराम से बन नहीं सकता। ओके, अब दूसरी बात हम आते, जैसे हमने फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट किया, अब फिर इस पे अभी आता हूं। तो हमारा जैसे हमने कहा कि फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटी का मतलब ही होगा फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हम सरकार की संरचना करेंगे। तो हमारी सरकार की संरचना कैसे होती है? तो हमारे देश में सरकार की संरचना जो होता है वो 3 स्तंभों पर खड़ा है। 3 स्तंभ जो होती है, ये हमारे यहाँ 3 स्तंभ है सरकार के निर्माण का। और ये कौन कौन है बाबू लोग? तो पहला हमारा जो स्तंभ कहलाता है, उस स्तंभ को हम लोग कहते हैं विधायिका। क्या कहेंगे आप? विधायिका। दूसरा जो हमारा कहलाता है उसको हम कहते हैं कार्यपालिका। दूसरा हमारा होता है कार्यपालिका। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका। यानी हमारे पास 3 ऐसे पार्ट हैं। ये 3 ही ऐसे स्तंभ है, 3 टायर्स कह सकते हो, और इसके माध्यम से हमारे यहाँ सरकार का गठन होती है। जहाँ पर विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना। क्या काम है? कानून बनाना, यानी कानून का निर्माण करना। विधायिका के बाद जब हम कार्यपालिका की ओर बढ़ेंगे तो कार्यपालिका का काम क्या है? जो भी कानून बना है विधायिका के द्वारा, इस कानून को ये कार्यपालिका जो करता है इंप्लीमेंट करता है। इंप्लीमेंट का मतलब लागू करना। ठीक है, लागू करना। कौन? जो विधायिका के द्वारा बनाई गई कानून है।
और न्यायपालिका जो होती है, ये न्यायपालिका का काम है कि जो भी कानून लागू किए गए है ना, कानून की विश्वसनीयता या कानून की संवैधानिक स्थिति की जांच करना। अब ये हमारे पास 3 ऐसे स्तंभ हैं। अब यहां बहुत आराम से समझेंगे। विधायिका ने कानून बना करके भेजा, किस लागू हो गया, और लागू हो गया। अब किसी ने कहा कि भाई ये तो कानून जो बना है, ये कानून में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो अब इसकी जांच कौन करेगी? न्यायपालिका। अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो हमारी जो न्यायपालिका है, ध्यान देना बाबू लोग, तो हमारी जो न्यायपालिका है, सबसे पहला कि न्यायपालिका हमारी एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है बुआ? यह एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई आंतरिक और बाह्य हमारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता। दूसरा आप कह सकते हैं, तो सबसे पहला ये हुआ। दूसरा हम कह सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका जो होती है वह देश के हमारा संविधान जो होता है, इस संविधान का रक्षक है। संविधान का रक्षक है न्यायपालिका। हमारा संविधान का अंतिम, आप कहोगे संविधान के अंतिम परिभाषा करता है, अंतिम परिभाषा करता है। यानी हमारा संविधान पे कोई भी प्रश्न होगा तो अंतिम रूप से ये डिफाइन करेगा। हमारा न्यायपालिका जो होता है वो देश के जो भी हमारा मौलिक अधिकार होते हैं, ये मौलिक अधिकार प्रदाता भी कह सकते हैं, या मौलिक अधिकार का संरक्षक फिर कह सकते हैं, का संरक्षक। अब ऐसे परिस्थिति देखा जाए तो हमारे देश में न्यायपालिका को बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सक्रियता दी गई है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ताकतवर बनाई गई है, जिससे कि किसी भी प्रकार के हमारे देश के जो भी रूढ़िवादी सोच, या कह सकते हैं कि जितने भी सत्ताधारी सरकारें होंगी, वे सत्ताधारी सरकारें अपनी मनमानी को नहीं कर सकता। यदि किसी भी प्रकार को मनमानी को करता है तो वैसे परिस्थिति में हमारी न्यायपालिका जो होगी वह न्यायपालिका उनको नियंत्रण करेगी। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि भारत का यदि संविधान को देखा जाए, संवैधानिक ढांचा को देखा जाए, तो यह बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो एक अलग विविधताओं के साथ तैयार है। अब यहाँ पर यदि विधायिका, तो विधायिका ने विधि यानी कानून का निर्माण किया, ध्यान देना है। यानी विधि या कानून का जो निर्माण करेगा वो हमारा विधायिका करेगा। अब प्रश्न होता है कि विधायिका का निर्माण कैसे होता है? तो देखो, विधायिका का यदि हम निर्माण की बात करें, विधायिका, ध्यान देना है, तो विधायिका का यदि हम निर्माण की बात करें तो इसको हम 2 स्तरों पर लेके आएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। वही यदि हम कार्यपालिका की भी बात करेंगे तो कार्यपालिका भी हमारे 2 हो जाएंगे। कार्यपालिका जो होगा हमारा 2 होगा। एक हमारा जो होगा नाम मात्र का कार्यपालिका होगा, और एक जो हमारे होंगे वह हमारा रियल यानी वास्तविक कार्यपालिका होगा। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ों को, टर्म को हमें समझना होगा। तो रियल और नाम मात्र क्या होता है? तो नाम मात्र के जो होते हैं हमारे यहाँ, वो देश के राष्ट्रपति जो होते हैं, वह देश के राष्ट्रपति हमारे जो होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, और वास्तविक जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये दोनों जो होंगे, ये आपका केंद्र की बात कर रहा हूँ, केंद्र। यहीं पर यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य में हो जाएगा कि यहाँ पर राज्यपाल हो जाएंगे, और यहाँ पर मुख्यमंत्री सीएम हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ कार्यपालिका प्रमुख की यदि बात किया जाए, यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि कार्यपालिका प्रमुख की बात किया जाए, प्रमुख, तो हमारे देश में कार्यपालिका प्रमुख 2 होते हैं, एक राज्य और एक केंद्र में। तो राज्य में भी 2, केंद्र में भी 2। नाम मात्र का एक नॉमिनल और एक है वास्तविक अर्थात रियल। अब होता है कि मामला यदि हम इस चीज़ों को और आगे डिफाइन करने की कोशिश करें, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ कानून का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो बाबू लोग अच्छे से समझना, हमारे यहाँ कानून का निर्माण जो होगा, एक कानून का निर्माण हम 2 तरह से कर रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम एक रखेंगे केंद्र स्तर पर, ध्यान देना,
एक हम रखेंगे केंद्र स्तर पर, और एक हम लोग करते हैं राज्य स्तर पर। ठीक है, राज्य स्तर पर। अब दो हमारे यहां पर, इसको भी हम ऐड करते हैं। तो केंद्र स्तर पर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? जो केंद्र स्तर पर होता है इसको हम क्या कहते हैं? संसद। और संसद का जो निर्माण हमारे यहां होती है यह 3 स्तरीय होता है। संसद का निर्माण 3 स्तरीय होगा। एक हमारा पहले तो कि हमारे पास 2 सदन हो जाते हैं। एक होता है हमारी लोकसभा, दूसरा हमारी हो जाती है राज्यसभा, और तीसरा जगह पे हमारे हो जाते हैं देश के राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति जी। अब जो राष्ट्रपति जो है यानी तीनों को जब हम मिलाएंगे तो देश की हमारी संसद जो होगा, देश की संसद हमारी तैयार हो जाती है। ओके, यानी केंद्र में कानून का निर्माण होता कहाँ है, विधायिका का काम होता कहाँ है? तो इसका जवाब निकला कि संसद में होती है, पार्लियामेंट में होती है। अब हमारी लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दोनों को जो है इसको हम आप कह सकते हैं कि भारत में जो है द्विसदनीय सदनात्मक है। द्विसदनीय यानी 2 सदन हमारे पास हैं। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस, ध्यान देना है। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस। लोकसभा के बोलते हैं हम हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं निचली सदन। लोकसभा क्या हम बोलते हैं? लोगों का सदन। और ये लोकसभा, अभी और इस पे बात करेंगे। अब लोकसभा हमारा जो होता है एक टेम्पररी हाउस भी होता है, क्योंकि कभी भी विलय हो जाता है, टेम्पररी हाउस होता है। ये सभी जो नाम हैं, ये सभी नाम हमारे देश के लोकसभा के रखे गए हैं। वहीं यदि हम राज्यसभा की बात करें तो हमारी राज्यसभा जो होती है ये हमारा अपर हाउस कहलाएगा, ये हमारा अपर हाउस कहलाएगा, यानी ऊपरी सदन। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि ये जनता का नेतृत्व नहीं करता, प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे आप कह सकते हैं ऊपरी सदन। इसे आप कहेंगे परमानेंट हाउस, ऊपरी सदन, यही था ना। इसे आप कहेंगे परमानेंट हाउस, यानी कभी हमारा विलय नहीं होता। ठीक है, और इसको कहेंगे राज्यों का सदन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर एक चीज आपको यहां समझना होगा और याद करना यह है कि हमारी जो 2 सदन है, आपको लोकसभा और राज्यसभा जो सदन दिख रहे हैं, सबसे पहले जो इसका हिंदी नाम पड़ा, ध्यान देना, तो इसका हिंदी नाम आपको 1954 में हिंदी नाम पड़ा, चाहे आप लोकसभा कहेंगे। ठीक है, तो लोकसभा हमारा हिंदी नाम है, आप इसे राज्यसभा कह रहे हैं, ऊपरी सदन को हिंदी नाम है। तो हिंदी नाम हमारे यहाँ दोनों जो हमारी सदन थी, दोनों सदनों को 1954 में दोनों के नाम पड़ा है। अब इसके अलावे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बाबू लोग, कि हमारी लोकसभा जो है, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा, अमेरिका में पूछेगा इसका, यूके में, इंग्लैंड में क्या नाम है। तो इंग्लैंड में लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप? हाउस ऑफ कॉमन, ये आपका इंग्लैंड में बोला जाता है। लेकिन अमेरिका में इसका नाम क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये आपसे क्वेश्चन खूब पूछते हैं कि भारत के लोकसभा जो है, इस भारत के लोकसभा को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, भारत के लोकसभा को इंग्लैंड में किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत में भी है संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो लिया है यह इंग्लैंड से लिया है। तो अब होता है
कि भारत के हमारा लोकसभा को हमने लास्ट में लिखा है कि यह हमारा एक टेम्परेरी हाउस है। आखिर क्यों है? इसलिए इसको हमने टेम्परेरी हाउस कहा कि हमारी लोकसभा का चुनाव जो होती है, या लोकसभा कह सकते हैं कि जो एक कार्यकाल इसका होता है वह 5 सालों का होता है। लेकिन क्या होती है कि 5 साल से पहले भी यह आपका डिजॉल्व हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, जैसे आप कह सकते हैं कि सरकार अल्पमत में आ जाता है, माइनॉरिटी में आ जाता है, जैसे आप कहेंगे कि किसी भी कैबिनेट मंत्री पर यदि अविश्वास प्रस्ताव आए और वो बिल पारित बहुमत से हो जाए, किसी भी कैबिनेट मंत्री पर आए बहुमत कह सकते हैं, या प्रधानमंत्री पर आता है और अविश्वास जो बिल होता है वह संसद से पारित हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में प्रधानमंत्री जो होता है वो जैसे ही अपने पद से इस्तीफा देगा, साथ ही साथ पूरा की पूरा जो उनकी सरकार होती है, उनकी जो कैबिनेट होती है, वे कैबिनेट कभी इस्तीफा स्वीकार माना जाता है। यानी सरकार गिरी या नहीं गिरी। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 साल के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, बात फैक्ट है। लेकिन ये 5 साल तक चले ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि 5 साल से पहले भी इसको डिजॉल्व किया जा सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। लेकिन वही राज्यसभा के हमने कहा कि नहीं, दिस इज अ परमानेंट हाउस, यह कभी भी डिजॉल्व नहीं होता, यह कभी भी भंग नहीं होता। अब काहे नहीं भंग होता है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो राज्यसभा के जो कुल सदस्य होते हैं, वे राज्यसभा के कुल सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर देखेंगे कि इसका कुल सदस्यों का 1/3 जो होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो जो भी 1/3 इसका रिटायर्ड होते हैं, फिर नया आ जाते हैं उसी पद पर। तो पूर्ण रूप से यदि देखा जाए तो राज्यसभा का जो पूरा का पूरा जो सदस्य हैं, ये राज्यसभा के पूरे सदस्यों एक बार सीट खाली नहीं करते, और एक बार सीट नहीं खाली करने के कारण कभी भी इसका सीट खाली नहीं होता। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यसभा जो होती है एक परमानेंट सदन होता है। अब इसको आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जैसे हमने कहा कि भारत के एक द्विसदनीय व्यवस्था से चलते, यानी भारत में 2 सदन वाला हमारा संसद है। अब ये 2 सदन को हम लोग कहते हैं बाईकैमरलिज्म। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग बाईकैमरलिज्म। इस पे भी हम अभी बात करूंगा, ध्यान देंगे। वहीं यदि राष्ट्रपति की बात किया जाए तो अभी हमने जस्ट बताया कि राष्ट्रपति क्या होते हैं। तो कोई भी विधेयक हमारा लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, या राज्यसभा से पारित हुआ, फिर लोकसभा से पारित हुआ, क्योंकि कोई भी बिल यदि वो मनी बिल नहीं है, यदि वो धन विधेयक नहीं है, तो वह बिल हमारा हमेशा कोई भी सदन में आ सकता है। लेकिन वो गलती से मनी बिल है, वो धन विधेयक है, तो वह बिल हमेशा जब भी आएगा तो लोकसभा में पहले आएगा, और लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद, पास होने के बाद, वह बिल जो होगा वो राज्यसभा में जाएगा, वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। और जैसे दोनों जगह से हमारी बिल पारित होती है, तो बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जब जाएगा, और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी मंजूरी दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, तो वह बिल, यानी अभी तक जो विधेयक था, वह आकर के अधिनियम बन जाएगा, यानी अब कानून का रूप ले लेगा। यानी हमारा राष्ट्रपति जो होते हैं, इसीलिए इनको एग्जीक्यूटिव हेड यानी कार्यपालिका प्रमुख कहा जाता है। कार्यपालिका प्रमुख इनको कहा जाता है केंद्र में। क्लियर हुआ? लेकिन हमने यहां पर एक टर्म जोड़ रहा हूं, नाम मात्र का, और इसके पीछे रीजन क्या है कि राष्ट्रपति वही करेंगे जो इनको बोला जाएगा, जो भी इनको एड एंड एडवाइस दिया जाएगा। तो एड एंड एडवाइस देने के लिए भारत के संविधान में एक हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के प्रमुख जो होता है वो देश के प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के ही सलाह कर सकते हैं जो होती है मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद इनके जो होता है एड एंड एडवाइस का काम करता है, इनको सहयोग देता है, इनको सलाह देता है। तो हम मानते हैं कि हमारे देश में रियल जो कर्ता धर्ता है वो प्रधानमंत्री हो। तो अलग बात है कि देश में नियम कानून आदि का जो निर्माण हमारे यहाँ होती है वह राष्ट्रपति के नाम पर होता है। क्लियर हो गया?